Students, and today we are going to have a look at another poem, Go and Catch a Falling Star by John Donne. कल हमने मिल्टन की पोइम को ख़त्म किया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, और आज हम बात करने वाले हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। बिल्कुल अलग तरह की, अलग लहजे की पोइम है ये। टोन भी इसकी बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। कल की पोइम में आपने देखा था कि 3-4 तरह की टोन्स हैं। यहाँ भी एक से ज़्यादा टोन है, लेकिन प्राइमरी टोन एक ही है। अपन बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग द पोइम, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ द पोइम। कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक क्वेश्चंस की बात करें अगर पेपर में, तो राइटर्स के ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन अगर कुछ ऐसा है स्पेशल उस राइटर के बारे में जो उस पोइम से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं आज ही ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज ही वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो है वो एक मेटाफिजिकल पोइट्री का एक एग्जाम्पल है। और मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करें, लेट मी पुट माई फोन ऑन साइलेंट मोड। तो अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करें तो उनका जो लीडर है उसको हम जॉन डन के नाम से बुला सकते हैं। मतलब जॉन डन जो है वो ही वॉज द प्राइम और मेन फिगर इन मेटाफिजिकल पोइट्री। चलिए शुरू करते हैं इस पोइम को। तो सबसे पहले बात करें जॉन डन की, तो जॉन डन का जो ये फोन नंबर आप देख रहे हैं, तो 1572 में ही वॉज बोर्न, इन 1631 ही डाइड। सो ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीचर था वो, चर्च में टीच किया करता था, एंड स्कॉलर भी था। स्कॉलर है, और कितना बड़ा स्कॉलर है इसके बारे में थोड़ी बहुत बात अपन करेंगे आज पोइम पढ़ने से पहले। और मेटाफिजिकल पोइट्स में सबसे महानतम, सबसे ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है। तो क्वेश्चन उठना चाहिए दिमाग में कि मेटाफिजिकल पोइट क्या होते हैं या मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। तो सबसे पहले तो अपन शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो दो वर्ड्स आपको दिखाई देंगे इसमें, मेटा एंड फिजिकल। लेट मी हैव अ लुक एट द चैट। राइटर्स को लेके ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है प्रिया, मैंने बताया आपको अभी कि राइटर्स जो होते हैं उनमें से केवल वही बातें पूछी जाती हैं जनरली जो उस पॉइंट से डायरेक्टली लिंक्ड हो किसी ना किसी तरीके से। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे इस राइटर के बारे में पढ़ना जरूरी है कि और क्या ऐसा है जो लिंक्ड है इस पॉइंट से। तो मेटाफिजिकल की बात मैं कर रहा था। तो मेटाफिजिकल दो वर्ड से मिलकर बना है। व्हाट इज दैट नाउ? गरिमा चौधरी वांट्स टू आस्क समथिंग। यस यस गरिमा। गरिमा, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके ओके, तो मैं इसको बंद कर दूं फिर आपकी इस यस ऑडियो? सर, यस सर, ओके। अरे तो गरिमा को ही बंद कर दिया लगता है मैंने। What is that? I think I have blocked गरिमा। धर्मपाल जी, आपका वही सेम इशू है। यस प्रिया। ओके, यू आर इन, फाइन। फॉर द टाइम बीइंग स्टूडेंट्स, आप एक बार ये मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है तो अपन टाइम खराब नहीं करें। अब आप ये रेज हैंड वाला एक बार मत करिए, मैं इसको सीख लूंगा क्या चीज़ है ये, क्योंकि मैं इसको बंद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आपको मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द थिंग दैट आई वाज टीचिंग यू कि मेटाफिजिकल में मेटा प्लस फिजिकल, मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटा मीन्स परे, है ना, जो परे हो, और फिजिकल मैंने जो हमारा भौतिक संसार है उससे परे हो जो। तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बहुत ही डीप, बहुत ही गूढ़, बहुत ही गहन मीनिंग हो गया कि जो इस संसार से परे की बातें करे वो मेटाफिजिकल है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली।
तो क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज मेटाफिजिकल पोइट जिन लोगों ने ये नाम दिया है उन लोगों के बारे में हम जानते हैं, और आप भी जान जाओगे आज के बाद से। तो सबसे पहले जॉन ड्राइडन एक राइटर हैं नियो क्लासिकल एज के। उन्होंने जॉन डन के बारे में एक बात बोली थी कि जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन हिज पोइट्री। यहाँ पे अफेक्ट का मतलब है शो। तो जॉन डन जो है वो अपनी पोइट्री में मेटाफिजिक्स शो करता है। और इसके अलावा जॉन ड्राइडन ने कुछ भी नहीं बोला कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, मेटाफिजिकल क्या होता है। तो यहाँ पे पहली बार नाम आया मेटाफिजिक्स का। तो याद रखिएगा, पहली बार किसने यूज किया? जॉन ड्राइडन ने। मेटाफिजिक्स वर्ड, ओके, नॉट मेटाफिजिकल पोइट। फिर आती है बात कि मेटाफिजिकल पोइट वर्ड किसने यूज किया पहली बार, क्योंकि इन्होंने खुद ने तो नहीं बोला कि हम मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। तो पहली बार मेटाफिजिकल पोइट वर्ड जो यूज किया वो डॉक्टर जॉनसन ने किया, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके, ये भी नियो क्लासिकल एज के थोड़ा बाद के राइटर हैं। कुछ किताबों में नियो क्लासिकल एज भी बोला जाता है इसको। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पोइट्स हुज लीडर इज ऑफ कोर्स जॉन डन। उसके अलावा भी कुछ पोइट्स हैं इसके अंदर, है ना, क्रैशा, हैरिक, वॉन। ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप नेट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि ये पोइट्स जो हैं इनमें एक बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही अजीब चीज है कि these poets are called, according to me means according to Dr. Johnson, these poets are metaphysical poets, and in these poets poetry, इनकी पोइट्री में टू हेट्रोजीनियस आइडियाज, हेट्रोजीनियस का मतलब विरोधाभासी, आइडियाज विच आर योक्ड, मिला देना, टुगेदर बाय वायलेंस, जबरदस्ती। तो डॉक्टर जॉनसन जो है उन्होंने क्या कहा कि ये पोइट ऐसे हैं कि इनकी पोइट्री में दो विरोधाभासी आइडियाज को जबरदस्ती मिला दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन डन के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने डेफिनेशन जरूर दी, लेकिन उसने अच्छा नहीं माना इनको, इन सब पोइट्स को बुरा माना। उसने बोला कि ये तो क्या है, मतलब दो ऐसे ऐसे आइडियाज को एक साथ जबरदस्ती घुसा रहे हैं जिनको कभी भी एक साथ घुसाया जाना नहीं चाहिए। और डॉक्टर जॉनसन इतना फेमस क्रिटिक था कि उसके इस क्रिटिसिज्म के कारण मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसको कम से कम 200 साल वेट करना पड़ा पॉपुलर होने के लिए। और पॉपुलर कब हुई है? जब टी.एस. एलियट आया। टी.एस. एलियट का नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, आपने एमए की है अगर तो, बिकॉज टी.एस. एलियट की बहुत फेमस पोइम है द वेस्टलैंड, जो हमारे सिलेबस में भी है, फर्स्ट ग्रेड के पढ़ेंगे हम उसको। बहुत ही अच्छी पोइम है, मुश्किल पोइम लगती है लोगों को पर हम मजे से पढ़ेंगे उसको। टी.एस. एलियट जो है उसने एक ऐसे लिखा द मेटाफिजिकल पोइट्स। उस ऐसे में, उस लेख में टी.एस. एलियट ने क्या लिखा कि ये बुरे पोइट नहीं थे, एक्चुअली दीज वर द बेस्ट पोइट्स। क्यों? वो कहता है कि इन पोइट्स में, मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ सिर्फ सुन लेना, पेपर में नहीं आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये 4-5 बातें। लेकिन क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आपका एक कॉन्सेप्ट जो है मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको डन पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं चीजों को, तो हम क्यों सिर्फ ट्रांसलेशन करें? ट्रांसलेशन तो आपको गाइड्स में भी मिल जाएगा। तो टी.एस. एलियट ने कहा कि ये जो राइटर्स हैं इंक्लूडिंग जॉन डन, इनकी पोएट्री में हमें एक विशेष चीज मिलती है। और वो क्या विशेष चीज है? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से क्या मीनिंग है एलियट का? वो कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट से पहले, यानी कि एलिजाबेथन एज, और मेटाफिजिकल पोइट्री के बाद, चाहे वो न्यू क्लासिकल एज हो, चाहे वो आपकी रोमांटिक एज हो, चाहे वो विक्टोरियन एज हो, उसमें क्या रहा है हमेशा? उसमें हमेशा ही इमोशन और आइडियाज, दो अलग चीजें हैं। इमोशन हार्ट से आते हैं, इमोशन, और आइडियाज जो है वो दिमाग से आते हैं। इन सब पोइट्री में दोनों चीजें हमेशा अलग रही हैं। अगर कोई इमोशन के बारे में लिख रहा है तो वो इमोशन ही दे रहा है सिर्फ, जैसे कि रोमांटिक पोइट्री में आपको इमोशंस मिलेंगे, नियो क्लासिकल पोइट्री में आपको रीजन मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, तर्क मिलेगा, आइडिया मिलेंगे। विक्टोरियन पोइट्री में भी ज्यादातर आपको लॉजिक मिलेगा, तर्क मिलेगा, इमोशन नहीं मिलेगा। एलिजाबेथन पोइट्री में आपको ज्यादातर इमोशन मिलेंगे। सो व्हाट टी.एस. एलियट इज ट्राइंग टू डू, कि वो कहता है कि
मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं इनकी पोइट्री में आपको एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलेगा। मतलब सेंसिबिलिटी मींस इमोशन और आइडियाज को मिक्स करने का टैलेंट, और एसोसिएशन मैंने जुड़ा होना, यानी कि आपको मेटाफिजिकल पोएट्री में ये इतने काबिल लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि इनमें आपको इमोशन और आइडिया एक साथ मिलेंगे। तो आपको अभी भी मैंने बताया था डॉक्टर जॉनसन क्या कह रहा था, दो विरोधाभासी चीजें। तो विरोधाभासी चीजें क्या हुई, इमोशन और आइडियाज। अब आपको ये तो मैंने परिभाषा बता दी, अब मैं आपको इजी भाषा में बता रहा हूं कि मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये है कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं उनकी पोइट्री में आपको ऐसी ऐसी उपमाएं, ऐसी ऐसी सिमिलीज, ऐसे ऐसे मेटाफोर्स, ऐसी ऐसी हाइपरबलीज मिलेंगी जो सामान्यतः दूसरी पोइट्री में नहीं मिलती है। ये एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जॉन डन की पोइम है द फ्ली, है ना, द फ्ली। और फ्ली एक प्रकार का पिस्सू, एक कीड़ा होता है ना जो इंसान का खून चूसता है। और फ्ली पोइम में क्या बताया गया है डन द्वारा कि प्रेमिका और प्रेमिका का दोनों का खून चूस लेता है वो, और प्रेमिका उसको मार देती है। तो प्रेमी उसको बोलता है कि तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए बिकॉज बिकॉज इसने मेरा और तुम्हारा खून पिया है। तो एक तरह से हमारा ये क्या है, वेडिंग बेड है ये बंदा, ये जो ये जानवर है, जो जो कीड़ा है। तो आप देखिए प्रेम को डिफाइन करने के लिए डन एक कीड़े का सहारा ले रहे हैं। देन इसकी एक दूसरी पॉइंट है वैलिडिक्शन, उसमें ये क्या कहता है प्रेमिका को, बिलवड को, कि तुम तो हो वो पॉइंटेड सिरा, प्रकार होती है ना, प्रकार, कंपास, उस प्रकार का तुम पॉइंटेड वाला सिरा हो, और मैं वो वाला सिरा हूं जिसमें पेंसिल डलती है ना। हम दोनों हैं तो एक, ऊपर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम दोनों दूर हैं एक होकर भी। और मैं कितना भी दूर तुमसे रहूं लेकिन मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटता रहता हूं। अब इमेजिन करिए, लव के लिए मैथमेटिक्स का सहारा ले रहा है ये। धर्मपाल जी का इशू रहेगा, अब आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, और बीच में डिस्टर्ब भी होते हैं अपन। चलिए कोई बात नहीं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में इस तरह से देखिए, मैथमेटिक्स को लाना क्या है, रीजन है, लॉजिक है, तर्क है, और प्रेम की बात करना इमोशन है। इसका मतलब इस पोएट्री में क्या मिल रहा है, दोनों चीजें मिल रही हैं, इमोशन भी और आइडियाज भी, तर्क भी, रीजन भी। ये चीज लोगों को समझनी है। लोगों की खासियत होती है बच्चों, लोगों को मुश्किल चीजें, लोगों को डीप चीजें समझ नहीं आती है, इंटेलेक्चुअल चीजें समझ नहीं आती हैं। इसीलिए वेस्टलैंड जो थी एलियट की, पहली बार जब पब्लिश हुई थी तो लोगों को समझ ही नहीं आई। फिर उसने नोट्स दिए, और नोट्स देने के बाद उस पोएम को नोबेल प्राइज मिल गया। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एक पोएम जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, पोइट ने उसको समझाया तो उसको नोबेल प्राइज मिल गया। इतनी अच्छी पोएम थी वो। तो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आती है। और धर्मपाल जी, मैं आप जुड़ गए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ बाकी सब लोग जुड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क स्पीड स्लो है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप अगर नेटवर्क स्पीड अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस ही देख पाएंगे। एंड अभी तक मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना है ना। मैं क्लास प्लस की हेल्प ले लूंगा आपके लिए, बट इतना ही बात करूंगा मैं, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ ना। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दैट इज बीइंग कॉज्ड टू यू। चलिए, जॉन डन जो है वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुआ था, पर बाद में रोमन कैथोलिसिज्म से वो एंग्लिकनिज्म में आ गया था। और एंग्लिकन और रोमन में फर्क क्या है कि रोमन कैथोलिक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं, और एंग्लिकन जो होते हैं प्रोटेस्टेंट। ये जोनू यहाँ पे हमारे साथ है, जोनू भी क्रिश्चियन है, सो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। तो रोमन कैथोलिक से क्या बन गया था, एंग्लिकन बन गया था, और बाद में वो टीच भी करने लगा था, प्रीस्ट भी बन गया था। नाउ डन के वर्क्स जो है ना, उस बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले बता दिया आपको। कोई भी मेटाफिजिकल पोएट आप ले लोगे, उसके वर्क्स आपको क्या मिलेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, है ना। बहुत ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे उसमें, बहुत ज्यादा वर्ड प्ले। वर्ड प्ले क्या होता है बच्चों, शब्दों के साथ हेरा फेर करना, शब्दों के साथ ऐसा उनका यूज करना कि एक ही शब्द के कई मीनिंग निकल रहे हों, है ना। और इनके इसके अंदर थीम भी बहुत अलग अलग तरह की मिलेंगी, लव, रिलीजन, डेथ, इन सब के बारे में बात करते हैं ये पोइट्स, और जॉन डन भी खासकर। तो ये तो जॉन डन का इंट्रोडक्शन था। और याद रखिएगा, जॉन डन जो है वो, उसको हम लीडर बोल सकते हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का, ठीक है। नाउ पोएम की बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि ये पोएम पब्लिश कब हुई थी, 1633 में। ओके, कहाँ पब्लिश हुई थी,
सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शन था इसका, याद रखिएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, उसमें ये पब्लिश हुई थी 1633 में। ओके, उसके बाद में ये पोएम में बेसिकली बात क्या की जा रही है, ये बात करता है एक एक बहुत ही फैंटास्टिकल माने बहुत ही इमेजिनरी तरीके से, एक काल्पनिक तरीके से, ऑन स्टैंडर्ड थीम है, लेकिन वो थीम कैसी है, सेक्सिस्ट। सेक्सिस्ट का मतलब क्या है, जो महिलाओं के खिलाफ, जिसको आप टेक्निकल टर्म है मिसोजिनिस्ट, है ना। मिसोजिनिस्ट वो होता है जो महिलाओं को अच्छा नहीं मानता है। तो उस तरह की जो उस टाइम पे ट्रेंड चल रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत ही इमेजिनरी और काल्पनिक तरह की पोइम है, एक तरह से फन उड़ाती हुई, मजाक करती हुई पोइम है ये। और इसकी जो टोन है वो भी आपको क्या लगेगी, सिनिकल तो है, सन की तो लगेगा आपको ये, लेकिन आपको हंसाएगी जरूर ये पोइम, है ना। और ज्यादा तो कोई फेमिनिस्ट होगा, ज्यादा ही जो वीमेन के राइट्स में विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा, उसको ये पोइम शायद थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ओवरऑल ये सीरियसली नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ उस समय की जो टेंडेंसी थी महिलाओं को नीचा मानने की, उस पे ये कमेंट कर रहा है एक्चुअली, है ना। और महिलाओं को नीचा मानने की टेंडेंसी क्या थी, कि लोगों के मन में ये एक इल्यूजन था, डिसइल्यूजन था रेदर, कि महिला जो सुंदर है वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकती, और ऑनेस्ट होगी तो वो सुंदर नहीं होगी। और ऐसी महिला जो ऑनेस्ट भी हो और सुंदर भी हो, उसको ढूंढ पाना, उसको प्राप्त कर पाना हाईली इम्पॉसिबल है। और वो कितना इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डन ने अपनी इस पोएम में समझाया है। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल है एक सुंदर, एक फेयर और एक ऑनेस्ट जो एक साथ हो, दो अलग अलग नहीं, कि एक फेयर वुमन है और एक ऑनेस्ट वुमन है, एक ही वुमन जो फेयर भी हो और ऑनेस्ट भी हो, जो ईमानदार भी हो, ईमानदार बोले तो रिलेशन में, है ना, पैसे के मामले में ईमानदार नहीं। तो वो वुमन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं, should I do? कि इस पोइम में मीटर की बात करें, और पोइम में अगर अपन बात करें कि स्टैंजा फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा इस पोइम में 3 स्टैंजाज हैं। कितने स्टैंजाज हैं? 3। ओके, और 3 स्टैंजाज में ईच स्टैंजा हैज 9 लाइन्स, है ना। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा बन सकता है, क्योंकि आरपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन बड़े पूछती है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में कितनी लाइन्स हैं। तो याद रखिएगा लाइन्स कितनी है, सॉरी 27 लाइन है। स्टेंजा कितने हैं? 3। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? 9। तो सिंपल सी बात है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 3 स्टेंजा हैं, 9 लाइन्स हैं। राइम स्कीम याद रखिएगा, प्रत्येक स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी ए बी सी सी डी डी डी। ओके, ए बी सी सी डी डी डी। मैं आपको समझा ही देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़े हो, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, ए बी से क्या मतलब है। स्टार को अगर अपन, ये मैं एक बार ही समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा आपको, ये राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं। स्टार में आर इस तरह की साउंड आ रही है, रूट अलग साउंड है, स्टार से मैच नहीं कर रही है। आप हमेशा पहली साउंड को ए नाम देते हो, दूसरी साउंड अगर उससे नहीं मिल रही है तो बी, अगर मिल रही होती तो ए ही होता है इसका नाम भी। तो ए और ये बी। अब देखिए तीसरी साउंड क्या है? आर, जो किससे मिल रही है? स्टार से। तो इसका नाम क्या था? ए, तो इसका नाम भी क्या होगा? ए होगा। तो ए बी ए। फुट और रूट हालांकि थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, मानता हूं मैं, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है लेकिन छोटे ऊ की मात्रा है। ये सिर्फ आई राइम है, दिखने में राइम लग रही है पर है राइम ये। तो ए बी, क्योंकि ये इससे मिल रहा है। उसके बाद देखिए सी जो है, ये सिंगिंग जो है वो ऊपर में किसी से भी नहीं मिल रहा है, इसका नया नाम निकलेगा सी। सिंगिंग और स्टिंगिंग मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सी और ये भी सी। तो क्या राइम स्कीम बन गई अब तक? ए बी सी सी। अब देखिए फाइंड, वाइंड और माइंड, ये तीनों सेम है लेकिन ऊपर किसी से नहीं मिल रहे हैं, उसका मतलब इनका नाम क्या होगा? डी डी और डी। तो राइम स्कीम क्या होगी? ए बी सी डी डी डी, है ना। तो आप याद रखिएगा इस पोएम की जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी सी डी डी डी। आप देख सकते हैं पूरी 9 लाइन्स हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस पोएम की जो रिदम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिकॉज आपने इस कलेक्शन का नाम सुन लिया है,
इस कलेक्शन का नाम क्या है? सॉन्ग्स एंड सोनेट। और सोनेट ये है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये सॉन्ग है। और सॉन्ग जो होता है ना, इट इज इंटेंडेड टू बी संग, वो गाया जाता है, तो गाने के लिए है, तो इसलिए इसमें रिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपको राइम नहीं मिले, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये आपका पंजा है कौन सा, रूट और फूट मिल नहीं रहा, क्योंकि ये फूट नहीं है, फुट है। लेकिन इट डजंट मैटर, क्योंकि ये सॉन्ग है, इसको गाया जाना है सिर्फ, तो गाने पे, रिदम पे ध्यान देना है हमें। तो ये सब बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये पीपीटी मिल जाएगी तो आप पढ़ लेना, है ना। वो सब बातें बता दी मैंने आपको कि सॉन्ग है तो ये गाया जाना चाहिए। और अब अपन बात करते हैं बच्चों और बड़ों दोनों इसकी टेक्स्ट की, है ना। टेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन इसको आज और देखेंगे कि हम क्या सीख पाते हैं क्या नहीं सीख पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, get with child a mandrake root, tell me where all the past years are, or who cleft the devil's foot, teach me to hear mermaids singing, or to keep off envy's stinging, and find what wine serves to advance an honest mind. Now, डन जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम। एक बात याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएम्स में जनरली आपको एक चीज मिलेगी कि पोएम की शुरुआत जो होती है बड़ी ही एब्रप्ट होती है। एब्रप्ट होने से मतलब क्या है कि अचानक से ही शुरू हो जाती है, कोई भूमिका भूमिका नहीं बांधी जाती है। तो इस पोएम में वो औरत को, सुंदर और ऑनेस्ट औरत को ढूंढने की बात कर रहा है ना, लेकिन क्या वो शुरुआत में ये बोल रहा है क्या कि अगर आपको औरत ढूंढनी है तो? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा वो सीधा ही क्या बोल रहा है, जाओ और जाकर एक टूटते हुए तारे को पकड़ लो। मतलब आपसे कोई बंदा पहली बार बात करने लगे जिंदगी में और आपको सीधे क्या बोले, जाओ जाके टूटते हुए तारे को पकड़ लो, तो कितना अब्रप्ट हो जाएगा वो, कितना सडन हो जाएगा, है ना। सडन बोलते हैं इसको। मतलब इन इन पोएम्स में बहुत ही सडन बिगिनिंग होती है, एब्रप्ट बिगिनिंग होती है। तो वो डन जो है हमें कुछ इम्पॉसिबल टास्क गिना रहा है, मतलब वो काम जो दुनिया की नजर में इम्पॉसिबल हैं। वो कौन कौन से काम है? लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला काम, टूटते हुए तारे को पकड़ लेना। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। और गेट विद चाइल्ड मतलब मैंड्रेक रूट, या साइड में जो आपको देख पा रहे हैं ना, ये साइड में आप जो देख पा रहे हैं ये मैंड्रेक रूट है ना। मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक एक पौधा होता है और उसकी जो जड़ होती है, उसकी जो रूट होती है, वो रिसेंबल करती है किससे? ह्यूमन बीइंग से। आप देख पा रहे हैं ना इस रूट को, किस तरह से इसकी दो बाजुएं दिख रही हैं और एक सिर सा दिख रहा है और दो टांगे दिख रही हैं, है ना। तो लेकिन ये रिसेंबल ही करती है सिर्फ, क्या इससे वास्तव में कोई बच्चा या कोई इंसान प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये एक ट्री है, ये प्लांट है, प्लांट से इंसान नहीं पैदा हो सकता, है ना। तो ये भी इम्पॉसिबल काम हो गया, है ना। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। या फिर तुम मुझे ये बता दो कि जो ये समय बीत गया है, जो समय पास्ट का हो गया है, वो सब वो कहाँ चला गया है ना। वो मुझे गाना याद आ जाता है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। हमें नहीं पता वो कहाँ चले जाते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि जो पास्ट है वो कहाँ चला गया। जो पास्ट पहले प्रेजेंट था, जो आज यहाँ था, जो आज है, वो जो आज नहीं रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, किसी को नहीं पता। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, यहां पर स्टूडेंट्स एक लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं अलूजन। मैं यहां पर लिख देता हूं अलूजन, है ना। अलूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? अलूजन अपन बोल सकते हैं उस कंडीशन को जहां पर हमें कोई राइटर या ऑथर एक ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ बात बताना चाहे जो एग्जाम्पल को वो एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन वो एग्जाम्पल जो है किसी कल्चर में या किसी मिथ में, किसी रिलीजन में बहुत पॉपुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि एक एक तो तू है इतना आलसी आदमी, बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है, और एक भागीरथ था, एक भागीरथ था। तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे भागीरथ प्रयास क्या होता है। तो अब मैं ये बात बोल के आगे बढ़ जाऊं तो जो इंडियन कल्चर के लोग हैं या जिनको पता है कि भागीरथ क्या है, तो उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जिनको भागीरथ था नहीं पता कौन था, तो उनके लिए ये बात क्या हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी समझनी। तो अलूजन वो होता है जब आप कोई बात किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करो लेकिन उस एग्जाम्पल को डिफाइन नहीं करो, तो वो अलूजन होता है ना।
यहाँ पे अलूजन है। अलूजन क्या है कि ऐसा माना जाता है ग्रीक मैथोलॉजी में कि जो डेविल है, जो शैतान है, उसके जो पैर है ना, वो क्लेफ्ट हैं, वो बीच में से कटे हुए हैं। जैसे एनिमल्स के हूफ होते हैं ना, नाखून होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं, है ना? तो वैसे ही ऐसा माना जाता है कि डेविल के जो फीट हैं, वो भी कैसे हैं, सिंगल हमारी तरह नहीं है। वो एक पैर उसका दो भागों में बटा हुआ है, क्लेफ्ट है ना? तो वो कह रहा है कि या मुझे तुम ये बता दो कि जो शैतान का जो पैर है वो किसने चीरा, उसको दो भागों में किसने बांटा? किसी को नहीं पता, आप बता नहीं सकते। फिर वो क्या बोलता है, टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड्स जलपरियों को बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर वो होती हैं तो, पहली बात तो वो होती है नहीं होती, इस बात पे भी डाउट है। अगर वो होती हैं तो उनकी सिंगिंग को कोई सुन नहीं पाता, और ऐसा बोलते हैं कि जो सुन पाता है उसकी डेथ हो जाती है। मैं आपको माइथोलॉजी की बातें बता रहा हूँ सारी, जो रियल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो वो कहता है कि मुझे तुम बता दो कि मरमेड्स की सिंगिंग कैसी लगती है सुनने में, क्योंकि किसी ने सुनी ही नहीं, और जिसने सुनी है वो बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये बताना भी क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया ना, कि मरमेड्स की सिंगिंग कैसी है। तो इम्पॉसिबल। पहला काम तारे को पकड़ना, दूसरा काम मैंड्रेक रूट से बच्चा प्राप्त करना, तीसरा काम ये बताना कि पास्ट ईयर कहाँ चलेगी, चौथा काम ये बताना कि डेविल का फुट किसने चीरा, पांचवा काम किस ये बताना कि मरमेड्स की सिंगिंग कैसी होती है, छठा काम और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। एनवीज स्टिंगिंग जो है ये मेटाफोर है बच्चों, एक क्या है ये, मेटाफोर। और उसी उसी के साथ साथ यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, याद रखिएगा। दोनों बातें क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर्सोनिफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये सिंपल है। एनवी क्या होती है बच्चों, ईर्षा, है ना? और ईर्षा का कोई डंक नहीं होता, डंक जो होता है वो बिच्छू बिच्छू का होता है, जो कि लिविंग बींग होता है एक, है ना, सजीव होता है। और सजीव का डंक होता है, लेकिन एनवी का कोई डंक नहीं होता, स्टिंगिंग मैंने डंक, है ना? तो अगर एनवी का डंक बताया जा रहा है तो इसका मतलब एनवी को क्या बनाया जा रहा है, एनवी को एक इंसान या यूं बोले कि एक लिविंग बीइंग बनाया जा रहा है। तो ये तो हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब दूसरी बात की मेटाफोर कैसे है ये, तो बच्चों थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ध्यान से, ना मेरी बात को, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिनको हम जल्दबाजी में अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर गाइड से पढ़ने में या किसी दूसरे टीचर से पढ़ने में और मुझसे पढ़ने में कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं रहेगा एक्चुअली। देखिए मेटाफर की जो सामान्य डेफिनेशन है वो तो क्या होती है कि जहां पर दो अनरिलेटेड या डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है बिना लाइक और एज के। ओके, जैसे हिज फेस इज लाइक मून, ये तो सिमिली हो गई, लाइक आया है क्योंकि, पर हिज फेस इज मून या हर फेस इज मून, ये क्या हो गया, मेटाफोर हो गया, कि उसका चेहरा चंद्रमा ही है, मुख चंद्रमा बोलते हैं ऐसे हिंदी में। तो ये तो मेटाफोर के सिंपल एग्जांपल हैं जहां पे लाइक और एज लगा के देखा जा सकता है, लेकिन मेटाफोर के कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल भी होते हैं, जैसे कि ये। और इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई भी चीज जहां पर दो वर्ड्स के बीच में ऑफ लगाओ, क्या लगाओ, ऑफ, साथ में आप, मैं लिख भी देता हूं, ऑफ लगा हो। अब जब भी दो वर्ड्स के बीच में ऑफ लगता है तो उन दोनों के बीच में का, के, की का रिलेशन बताया जाता है। उदाहरण के लिए अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का ग्रुप, क्लियर। अ ग्रुप ऑफ बॉयज में किसी को कोई डाउट नहीं है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज लड़कों का ग्रुप। लेकिन अगर ये ऑफ ऐसे दो वर्ड्स के बीच में लगा हो जिनमें रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में का, के, की का कोई रिलेशन होता ही ना हो, उदाहरण के लिए द स्प्रिंग ऑफ रीजन, द रे ऑफ होप। अब ये दो जो वर्ड हैं, जो फ्रेजेस हैं, स्प्रिंग ऑफ रीजन, ये आपका जो मैंने फ्रेज लिया वो कहाँ से लिया है, रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम से लिया है ना। द रे ऑफ होप, आशा की किरण तो बोलते हैं ना हम लोग हमेशा। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने आज तक आशा की किसी किरण को देखा है क्या? जैसे सूरज की किरण आती है वैसे आशा की कोई किरण होती है क्या? आपको जवाब देना पड़ेगा बच्चों मुझे, फटाफट बताइए, आशा की किरण देखी है किसी ने क्या आज तक, कि जैसे सूरज से किरण आती है वैसे आशा की कोई किरण होती है क्या? फटाफट से जवाब दीजिए, यस और नो। ये जवाब देना जरूरी है आपका, नो, वेरी गुड। बाकी लोग, गरिमा के अलावा बाकी लोग भी हैं, प्रिया, इंदु, मीनू, ज्योति, जोनू, इंदु वर्मा, इंदु स्क्वायर, है ना,
नो। गुड, तो मतलब मान लें कि नहीं है, क्योंकि 3 लोगों ने नो आंसर दे दिया है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसा कोई भी फ्रेज जहां पे आपको ऑफ लगा हुआ मिले और उन दोनों के बीच में वो नेचुरल रिलेशन नहीं हो जो जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में होता है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, द रोर ऑफ ए लॉयन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब ऑफ लगे हुए हैं, लेकिन ये सब सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि ये रियल लाइफ में होते हैं, तो इनमें कोई मेटाफोर नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसे कोई दो वर्ड के बीच में ऑफ लगा दूं जिनका रियल लाइफ में कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं होता, तो वो सामान्यतः 99.9% केसेस में वो मेटाफोर होता है। क्यों होता है ये भी समझ लो। द रे ऑफ होप का मतलब है आशा की किरण। आशा की किरण। तो आशा की किरण बोलने का मतलब क्या हुआ कि आशा को एक किरण के रूप में लाइक या एज लगा के नहीं बताया गया, उसको उसको ये बोल दिया गया कि आशा जो होता है ना वो एक किरण के रूप में है। रीजन जो है ना वो एक झरना होता है। आप अगर पोइम पढ़ेंगे, हेवन ऑफ फ्रीडम पोइम है रविंद्रनाथ टैगोर की, उसमें आपको मिलेगा ये। तो ऑफ लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप एक तरह से इसको क्या बना रहे हो, मेटाफोर बना रहे हो, रूपक बना रहे हो। इम्प्लाइड सिमली बोल सकते हो, बट ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप इसको बोलोगे इम्प्लाइड कंपैरिजन। एक तो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन और एक होता है इम्प्लाइड कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन कब होगी? जब लाइक या एज लगा होगा, वो सिमली होगी। और इम्प्लाइड कंपैरिजन कब होगी? जब वो कंपैरिजन, जब वो तुलना डायरेक्ट ना हो। डायरेक्ट कब नहीं होगी? जब उसमें लाइक या एज नहीं लगा होगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है वो एनवी स्टिंगिंग का मतलब क्या हुआ? द स्टिंगिंग ऑफ एनवी, ये मतलब हुआ। एनवी स्टिंगिंग को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि स्टिंगिंग ऑफ एनवी। तो मुझे एक बात बताइए, बताओ स्टिंगिंग ऑफ एनवी मतलब एनवी का डंक होता है कोई क्या? एनवी का डंक होता है कोई क्या? तो आंसर होगा नहीं होता, क्योंकि एनवी कोई जानवर थोड़ी है इसका डंक होगा। इसका मतलब एनवी को किस रूप में बताया गया है? एक डंक के रूप में बताया गया है, चुभती है जो, है ना। तो ये तो बात होगी मेटाफर की, और भी बात कर लेंगे अपन, बट मुझे लगता है कि आज आपको लगभग बात समझ में आ, जितना बताया मैंने समझ में आ गया सबको क्या? जितना बताया मैंने आपको ऑफ वाला मेटाफर का यूज, क्या आपको समझ में आ गया? यस या नो? और अब एक बात और बता दूं आपको, मैं बहुत जल्दी, आपको शायद ये पीछे मेरे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, डिजिटल बोर्ड, इसको भी यूज करेंगे, बिकॉज अभी मेरे पास कैमरा जो है अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है, फोन है, और फोन से मैं रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ इस पर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। जल्दी ही मैं ये कैमरा लूंगा और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। वैसे भी ग्रामर तो मैं इस बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो इम्पॉसिबल काम था वो क्या बताया उसने, कि कैसे हम कीप ऑफ, दूर रख सकते हैं एनवी को अपने आप से। तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को कभी दूर नहीं किया जा सकता भाई, संभव ही नहीं है। हाँ, वो ईर्ष्या पॉजिटिव हो सकती है, जेलेसी हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन एनवी पॉजिटिव भी हो सकती है। आप किसी टॉपर को देखकर एनवी कर सकते हो कि मुझे अगली बार टॉपर बनना है, अब ये जितने मर्जी मार्क्स ले लेकिन मुझे टॉपर बनना है, तो ये पॉजिटिव एनवी है। तो एनवी कैसी भी हो, लेकिन एनवी होती जरूर है इंसान में, ये तो आप मान के चलिए। तो इसका मतलब एनवी को दूर रखना भी इम्पॉसिबल है। तो कुल मिला के अभी तक 6 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात कर चुका है वो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। याद रखना, ये नंबर पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। एंड फाइंड, और ढूंढना। वट वाइंड, हालांकि विंड होना चाहिए ये, लेकिन राइम करने के लिए मैं इसको वाइंड बोल रहा हूं। सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और ऐसी कौन सी हवा है? हवा का मतलब है ऐसा कौन सा एनवायरमेंट है, बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई एनवायरमेंट बना ही नहीं, ऐसा कोई वातावरण बना ही नहीं जिससे एक दिमाग को, एक व्यक्ति को, दिमाग का मतलब यहाँ पे क्या व्यक्ति है, तो ये मेटोनिमी का एग्जाम्पल हो गया एक, है ना। व्यक्ति के स्थान पे माइंड यूज किया गया है। तो मेटोनिमी क्या होती है स्टूडेंट्स? जब एक मेटोनिमी है ना, तो मेटोनिमी क्या होती है? जब आप क्या यूज करते हो? होल फॉर पार्ट और पार्ट फॉर होल यूज करते हो। तो सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि ऐसी कौन सी विंड है, ऐसी कौन सी हवा है, मतलब ऐसा कौन सा एनवायरमेंट है जो एक ऑनेस्ट माइंड को बना सकता है। तो भाई ऐसा कोई वातावरण होता ही नहीं है। कोई बाय नेचर ही लोग ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और बाय नेचर ही वो डिसऑनेस्ट होते हैं। किसी को ऑनेस्ट बनाया नहीं जा सकता जबरदस्ती, है ना। तो मतलब ये सारे काम जो 7 बताए हैं इसने,
ये सारे के सारे इम्पॉसिबल काम है। वो हमें कह रहा है कि आप ये इम्पॉसिबल काम कर सकते हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि अब जो मैं आपको आगे काम बताने वाला हूँ वो तो इन सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल है। मतलब इतने इम्पॉसिबल काम है ना, लग रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अब जो काम आपको बताने वाला हूँ वो इनसे भी इम्पॉसिबल है। आप हो सकता है कि एक बार ये काम कर लो, ये सारे काम, लेकिन जो आगे बताने वाला हूँ वो आप काम नहीं कर सकते हो। कौन सा काम है आगे? ये कुछ और लाइन्स आ रही हैं यहाँ पे। अपन ऐसा करते हैं, इसको कल खत्म करेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि शुरू की कुछ क्लासेस जो हैं वो किसी भी हालत में 40 मिनट से ऊपर जाएं। मैं पहले ही आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहा। सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। और बाकी की जो दो स्टैंजाज हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ और बातें हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके। और अब आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज किया है तो वो परचेज कर लें, क्योंकि कल जो है वो डेमो क्लास होगी या नहीं होगी वो मेरे मूड पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि मैं कल डेमो क्लास नहीं लूँ, मैं जो नॉर्मल बैच क्लास होती है वही लूँ। और नॉर्मल बैच क्लास का मतलब होगा कि केवल वही लोग क्लास ले पाएंगे जो इस बैच के स्टूडेंट हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखिएगा लास्ट, इस बात पे कभी भी टेंशन मत लीजिएगा कि स्लो पढ़ा रहे हैं सर हमें। स्लो वो कुछ नहीं है। शुरुआत में हम एक दूसरे को जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि कैसे पढ़ाता है। जब हम जान जाएंगे एक दूसरे को तो हम अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा पाएंगे, है ना। अभी मैं बहुत तेज नहीं पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप हर बात को समझें, बेसिक्स क्लियर करें। जैसे मेटाफोर का बेसिक क्लियर किया हमने आज, तो बेसिक क्लियर करते हुए जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके गरिमा, थैंक यू। और स्पीड हमारी बढ़ेगी ना, वो नेचुरली बढ़ेगी, मैं बढ़ाऊंगा नहीं। ओके, थैंक यू। कीप एंजॉइंग। आप क्लास एंजॉय करते रहोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आप पास हो जाओगे। ठीक है ना, ये पहली शर्त होती है पास होने की एग्जाम को, कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आप जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो आप सीखोगे, है ना, डेफिनेटली। और मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं हूँ, मतलब ऐसी कोई चीज़ छोड़ने वाले है ही नहीं हम जिसके बारे में वो पूछ लेगा। जो कुछ पूछेगा ना वो उसको पूछना पड़ेगा झक मरा के, हमने जो पढ़ा है उसी के अंदर से। अभी आपके ऊपर है कि आपको वो याद रहती है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी गुड नाइट।